नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के संविधान यानी अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है, जिसे संक्षेप में महालेखा परीक्षक कहा गया है। यह भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया होता है। यह लोक वित्त का संरक्षक होने के साथ साथ देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है। इसका नियंत्रण राज्य एवं केंद्र दोनों स्तरों पर होता है। इसका कर्तव्य होता है कि भारत के संविधान एवं संसद की विधि के तहत वित्तीय प्रशासन को संभाले। डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ने कहा था कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के रक्षकों में से एक होगा। इन रक्षकों में उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग शामिल है। यदि हम बात करेंगे नियुक्ति एवं कार्यकाल की, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्यभार संभालने से पहले यह राष्ट्रपति के सम्मुख निम्नलिखित शपथ या प्रतिज्ञा लेता है। पहला, भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा। दूसरा, भारत की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा। तीसरा, सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा। चौथा, संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो की आयु तक होता है। इससे पहले वह राष्ट्रपति के नाम किसी भी समय अपना त्यागपत्र भेज सकता है। राष्ट्रपति द्वारा इसे उसी तरह हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। दूसरे शब्दों में, संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ उसके दुर्व्यवहार या अयोग्यता व प्रस्ताव पास करके उसे हटाया जा सकता है। यदि हम बात करें उसकी स्वतंत्रता की, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संविधान में निम्नलिखित व्यवस्था की गई है। पहला है, इसे कार्यकाल की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। इसे केवल राष्ट्रपति द्वारा संविधान में उल्लिखित कार्यवाही के जरिए हटाया जा सकता है। इस तरह यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं रहता है, यद्यपि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही होती है। दूसरा है, यह अपना पद छोड़ने के बाद किसी अन्य पद पर, चाहे वह भारत सरकार का हो या राज्य सरकार का, ग्रहण नहीं कर सकता। अगला है, इसका वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित होती हैं। वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। अगला है, इसके वेतन में और अनुपस्थिति, छुट्टी, पेंशन या निवृत्ति की आयु के संबंध में उसके अधिकारों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अगला है, भारतीय लेखा परीक्षक लेखा विभाग के कार्यालय में काम करने वाले लोगों की सेवा शर्तें और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक शक्तियां ऐसी होंगी जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए। अगला है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय जिनके अंतर्गत उस कार्यालय में सेवा करने वाले व्यक्तियों को या उनके संबंध में संदेह सभी वेतन भत्ते और पेंशन है भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। अतः इन पर संसद में मतदान नहीं हो सकता। अगला है, कोई भी मंत्री संसद के दोनों सदनों में नियंत्रक या महालेखा परीक्षक का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है और कोई मंत्री उसके द्वारा किए गए किसी कार्य की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। यदि हम बात करें उसके कर्तव्य और शक्तियों की, तो संविधान के अनुच्छेद 151 संसद को यह अधिकार देता है कि वह केंद्र, राज्य या किसी अन्य प्राधिकरण या संस्था के महालेखा परीक्षक से जुड़े लेखा मामलों को व्यवस्थापित करे। इसी से जुड़े संसद ने महालेखा परीक्षक कर्तव्य, शक्ति एवं शर्तें एवं सेवा शर्तें अधिनियम 1971 को प्रभावी बनाया। इस अधिनियम को 1976 में केंद्र सरकार के लेखा परीक्षा से लेखा को अलग करने हेतु संशोधित किया गया। संसद संसद एवं संविधान द्वारा स्थापित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं कर्तव्य निम्नलिखित है। पहला है, वह भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि और प्रत्येक संघ शासित प्रदेश जहां विधानसभा हो से सभी व्यय संबंधी लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है। अगला है, वह भारत की संचित निधि और भारत के लोक लेखा सहित प्रत्येक राज्य की आकस्मिकता निधि और प्रत्येक राज्य के लोक लेखा से सभी व्यय की लेखा परीक्षा करता है। अगला है, वह केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के किसी विभाग द्वारा सभी ट्रेडिंग, विनिर्माण, लाभ और हानि लेखाओं, तुलना पत्रों और अन्य अनुषंगी लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है। अगला है, वह केंद्र और प्रत्येक राज्य की प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा स्वयं को यह संतुष्ट करने के लिए करता है कि राजस्व के कर निर्धारण, संग्रहण और उचित आवंटन पर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित के नियम और प्रक्रियाएं निर्मित की गई हैं। अगला है, वह निम्नलिखित प्राप्तियों और व्ययों का भी लेखा परीक्षण करता है, जिसमें वे सभी निकाय एवं प्राधिकरण जिन्हें केंद्र या राज्य सरकारों से अनुदान मिलता है। अगला है, सरकारी कंपनियां एवं जब संबद्ध नियमों द्वारा आवश्यक हो अन्य निगमों एवं निकायों का लेखा परीक्षण। अगला है, वह ऋण, निक्षेप नीति, जमा, अग्रिम बचत खाता और धन प्रेषण व्यवसाय से संबंधित केंद्रीय और राज्य सरकारों के सभी लेन देनों की लेखा परीक्षा करता है। वह राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ या राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर प्राप्तियों, स्टॉक लेखाओं और अन्यों की भी लेखा परीक्षा करता है।
अगला है, वह राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर किसी अन्य प्राधिकरण के लेखाओं की भी लेखा परीक्षा करता है। उदाहरण के लिए स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा। अगला है, वह राष्ट्रपति को इस संबंध में सलाह देता है कि केंद्र और राज्यों के लेखा किस प्रारूप में रखे जाने चाहिए। अगला है, वह केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, जो उसे संसद के पटल पर रखते हैं, अनुच्छेद 151 के तहत। वह राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है, जो उसे विधानमंडल के पटल पर रखते हैं, अनुच्छेद 151 के तहत ही। अगला है, वह किसी कर या शुल्क की शुद्ध आगमों का निर्धारण और प्रमाणन करता है, अनुच्छेद 279 के तहत। उसका प्रमाण पत्र अंतिम होता है। शुद्ध आगमों का अर्थ है कर या शुल्क की प्राप्तियां जिसमें संग्रहण की लागत सम्मिलित न हो। अगला है, वह संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। अगला है, वह राज्य सरकारों की लेखाओं का संकलन और अनुरक्षण करता है। 1976 में से केंद्रीय सरकार के लेखाओं के संकलन और अनुरक्षण कार्य से मुक्त कर दिया गया, क्योंकि लेखाओं को लेखा परीक्षण से अलग कर लेखाओं का विभागीकरण कर दिया गया। सीएजी यानी कैग राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, जिसमें पहला है विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। अगला है वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट और सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। राष्ट्रपति इन रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखता है। इसके उपरांत लोक लेखा समिति इनकी जांच करती है और इसके निष्कर्षों से संसद को अवगत कराती है। विनियोग लेखा वास्तविक खर्च की संसद की विनियोग अधिनियम के माध्यम से की गई स्वीकृति के बीच तुलनात्मक स्थिति को सामने रखता है, जबकि वित्त लेखा वार्षिक प्राप्तियों तथा केंद्र सरकार की अदायगियों को प्रदर्शित करता है। यदि हम बात करें इसकी भूमिका की, तो वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में भारत के संविधान एवं संसदीय विधि के अनुरक्षण के प्रति महालेखा परीक्षक उत्तरदायी होता है। कार्यकारी अर्थात मंत्रिपरिषद की संसद के प्रति वित्तीय प्रशासन का उत्तरदायित्व कैग की लेखा परीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। महालेखा परीक्षक संसद का एजेंट होता है और उसी के माध्यम से खर्चों का लेखा परीक्षण करता है। इस तरह वह केवल संसद के प्रति जिम्मेदार होता है। महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक यानी सीएजी को खर्चों की लेखा परीक्षा में प्राप्तियों, भंडारों तथा स्टॉक के लेखा परीक्षण की तुलना में कहीं अधिक स्वतंत्रता होती है, जबकि खर्च के संबंध में वह लेखा परीक्षा के विषय क्षेत्र को निश्चित करता है तथा स्वयं अपनी लेखा परीक्षाओं संहिता तथा नियमावलियों की रचना करता है। उसे अन्य लेखा परीक्षाओं को पूरा करने के लिए नियमावलियों के संबंध में कार्यकारी सरकार से स्वीकृति लेनी पड़ती है। कैग को यह निर्धारण करना होता है कि विधिक रूप में जिस प्रयोजन हेतु धन संवितरित किया गया था वह उसी प्रयोजन या सेवा हेतु प्रयुक्त या प्रभारित किया गया है और क्या व्यय इस हेतु प्राधिकार के अनुरूप है। इस विधिक और नियामक लेखा परीक्षा के अतिरिक्त कैग औचित्य लेखा परीक्षा भी करता है, अर्थात वह सरकारी व्यय की तर्कसंगतता, निष्ठा और मितव्ययता की भी जांच करता है और ऐसे व्यय की व्यर्थता और दिखावे पर टिप्पणी भी करता है। तथापि विधि और विनियामक लेखा परीक्षा जो कि कैग पर बाध्यकारी है, औचित्य लेखा परीक्षा के विवेकानुसार है। गुप्त सेवा व्यय कैग की लेखा परीक्षा भूमिका पर सीमाएं निर्धारित करता है। इस संबंध में कैग कार्यकारी एजेंसियों द्वारा किए गए व्यय के ब्यौरे नहीं मांग सकता, परंतु सक्षम प्रशासनिक प्राधिकारी से प्रमाण पत्र को स्वीकार करना होगा कि व्यय इस प्राधिकार के अंतर्गत किया गया है। भारत के संविधान में कैग की परिकल्पना नियंत्रक सहित महालेखा परीक्षक के रूप में की गई है। यद्यपि व्यवहार में कैग केवल महालेखा परीक्षक की भूमिका का निर्वाह कर रहा है। दूसरे शब्दों में कैग का भारत की संचित निधि से धन की निकासी में कोई नियंत्रण नहीं है और अनेक विभाग कैग के प्राधिकार के बिना चेक जारी कर धन की निकासी कर सकते हैं। कैग की भूमिका व्यय होने के बाद केवल लेखा परीक्षा अवस्था में है। इस संबंध में भारत के कैग की भूमिका ब्रिटेन के कैग, जिसके पास नियंत्रक सहित महालेखा परीक्षक की शक्तियों से बिल्कुल भिन्न है। दूसरे शब्दों में कार्यकारिणी लोक राजकोष से केवल कैग की स्वीकृति से धन निकाल सकती है। कैग तथा निगम सार्वजनिक निगमों की लेखा परीक्षा में कैग की भूमिका सीमित है। मोटे तौर पर सार्वजनिक निगमों के साथ इसके संबंध को निम्नलिखित 3 कोटियों के अंतर्गत देखा जा सकता है, जिसमें पहला है कुछ निगमों की लेखा परीक्षा पूरी तरह एवं प्रत्यक्ष तौर पर सीएजी द्वारा की जाती है। उदाहरण दामोदर घाटी निगम। अगला है तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस कॉर्पोरेशन एवं अन्य। अगला है कुछ अन्य निगमों की लेखा परीक्षा निजी पेशेवर अंकेक्षकों लेखा परीक्षकों के द्वारा की जाती है, जो सीएजी की सलाह पर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यदि आवश्यक हो तो सीएजी पूरक लेखा परीक्षा कर सकती है। उदाहरण केंद्रीय भंडारण निगम, औद्योगिक वित्त निगम एवं अन्य। अगला है कुछ अन्य निगमों की पूरी तरह निजी लेखा परीक्षा की जाती है। दूसरे शब्दों में लेखा परीक्षा निजी पेशेवर अंकेक्षकों के द्वारा की जाती है तथा इसमें सीएजी कोई भूमिका नहीं होती। वे अपना वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा सीधे संसद को प्रस्तुत करती है। उदाहरण जीवन बीमा निगम, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय खाद्य निगम इत्यादि।
सरकारी कंपनियों की लेखा परीक्षा में भी सीएजी की भूमिका सीमित है। उनकी लेखा परीक्षा निजी अंकेक्षकों द्वारा की जाती है, जो कि सीएजी की सलाह पर सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सीएजी इनकी पूरक लेखा परीक्षा अथवा जांच लेखा परीक्षा कर सकती है। 1968 में सीएजी कार्यालय के एक अंग के रूप में लेखा परीक्षा यानी लेखा परीक्षा बोर्ड यानी ऑडिट बोर्ड की स्थापना की गई थी, जिससे कि बाहरी विशेषज्ञों को विशेष उद्यमों जैसे इंजीनियरिंग, लौह एवं इस्पात, रसायन इत्यादि की लेखा परीक्षा के तकनीकी पक्षों को ध्यान में रखा जा सके। इस बोर्ड की स्थापना भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसाओं पर की गई थी। इसके एक अध्यक्ष तथा 2 सदस्य होते हैं, जो कि सीएजी द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। एप्पलबाई की आलोचना। पॉल एच एप्पलबाई ने भारतीय प्रशासन पर अपनी 2 रिपोर्टों में सीएजी की भूमिका की कड़ी आलोचना की है तथा उसके कार्य के महत्व पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया है। उसने राय दी कि सीएजी को लेखा परीक्षा के दायित्व से मुक्त कर देना चाहिए। भारतीय लेखा परीक्षा की उसकी आलोचना के निम्नलिखित बिंदु हैं, जिसमें पहला है, भारत में सीएजी का कार्य वास्तव में औपनिवेशिक शासन की एक विरासत के रूप में है। अगला है, आज सीएजी निर्णय लेने तथा काम करने की बढ़ती अनिच्छा का प्राथमिक कारण है। लेखा परीक्षा का दमनात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव है। अगला है, संसद की लेखा परीक्षा को संसदीय दायित्व के महत्व को बढ़ा चढ़ाकर देखा जाता है, इसलिए संसद सीएजी के कार्यों को परिभाषित करने में विफल रह रही है, जैसा कि संविधान में उससे अपेक्षा की गई है। अगला है, वास्तव में सीएजी का कार्य बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। लेखा परीक्षक अच्छे प्रशासन के बारे में न तो जानते हैं, न ही उनसे ऐसी अपेक्षा की जा सकती है। अगला है, लेखा परीक्षक जानते हैं कि लेखा परीक्षा क्या होती है, लेकिन यह प्रशासन नहीं है। यह आवश्यक है, किंतु यह एक अत्यंत नीरस तथा सीमित परिप्रेक्ष्य एवं सीमित उपयोगिता वाला कार्य है। अगला है, किसी विभाग का उप सचिव अपने विभाग की समस्याओं के बारे में सीएजी तथा उसके समस्त कर्मचारियों में से ज्यादा जानता है। भारत के महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद 1 नजर में अनुच्छेद 148, जिसमें है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 149, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियां। अनुच्छेद 150, संघ तथा राज्यों के लेखा के प्रकार। अनुच्छेद 151, अंकेक्षण और प्रतिवेदन। तो ये रहा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक।